अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे MTS 633 की, जिसका पार्ट नंबर 1 है। ये वीडियो बेसिकली है आपके सब्जेक्टिव को लेके, जिसमें शॉर्ट लॉन्ग और ओवरऑल इस फाइनल टर्म के जितने कंसेप्ट्स हैं वो सारे कवर होंगे। इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने किसी और सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी हो मैथ की, तो इसी चैनल पे काफ़ी सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड हैं फाइनल को ले। फाइनल की बेसिकली 3 वीडियोस अपलोड की जाती हैं, जो अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो वैसे जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दिए हैं उनका ये कहना है कि 100% पेपर अटैम्प्ट हो जाते हैं। अगर आप भी अपने सब्जेक्ट में से A1 ग्रेड के साथ पास होना चाहते हैं तो इनके साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कोई मसला आए तो इसी चैनल के बारे में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो उसे ज्वाइन करके वहाँ पूछ सकते हैं, या आप वीडियो के नीचे कमेंट करें तो मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी इस चीज़ का रिस्पॉन्स करूँगी। बगैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन दी एलिमेंट ऑफ 1 + 5z। अब आ जाता है, अगर हम वैसे देखें कि 1 + 5z जो है बेसिकली वो है हमारे पास एक लीनियर एक्सप्रेशन, जो ये शो करता है कि अगर आपने एलिमेंट्स निकालने हैं तो फिर इसमें जो मेन वेरिएबल है वो z है, और z की वैल्यूज़ आप चेंज करके नए एलिमेंट्स जो है ना वो इसमें से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। उसके आंसर की तरफ आ जाते हैं। कहता है जैसे हमने देखा कि z को अगर हम लेट कर लेते हैं कि z हमारा k के इक्वल है, और k की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, उसमें कोई भी इंटीजर जो है ना हम अप्लाई कर सकते हैं। k की जगह नई वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं। अगर आपने k 0 लिया तो यहाँ जो है आपका इक्वेशन में z की जगह k आ गया था, क्योंकि ये चीज़ आपने लेट की थी। इसमें k की जगह आप क्या लगा रहे हो, 0 0 लगाओगे तो ये 0 होने के बाद 1 ऐड करोगे तो आंसर आपका 1 ही आएगा। उससे आगे आ जाते हैं, जैसे आपने k की वैल्यू 1 लेट की, k की वैल्यू 2 लेट की, आपका आंसर आया 11, और अगर -1 लेट की तो आपका आंसर आ रहा है -4। इंटीजर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनके साथ प्लस माइनस लगा हो। तो अगर प्लस माइनस लगा है तो हम जब k की वैल्यूज़ को पुट करेंगे वो एक दफ़ा प्लस में भी कर सकते हैं, माइनस में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है डिफाइन फैक्टर एंड कोशेंट ग्रुप्स। अगर बात करें कि हम कोफिशिएंट या फैक्टर ग्रुप को क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है, अगर हमने उसका स्ट्रक्चर को समझना है, एक कम्प्लेक्स ग्रुप आ जाते हैं। तो अगर तो सिंपल आपके पास कोई ग्रुप है तो उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम जो है ना फैक्टर ग्रुप यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, अगर हमारे पास एक ग्रुप है जो वो कम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाते हैं तो उसको तोड़ के और उसको एक सिंपल फॉर्म में बना के समझने के लिए हम फैक्टर जो ग्रुप है उसको यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी डिफ़ाइन पे आ जाएं तो बेसिकली अगर हम डिफ़ाइन पे आ रहे हैं तो कहते हैं जी एक हमारे पास ग्रुप होगा और n उसका जो है ना वो सब ग्रुप होगा। n जो है इनको अगर हम डिवाइड करते हैं, g को n पे डिवाइड करते हैं, तो यही चीज़ है हमारे पास फैक्टर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही होती। कहते हैं जो इसमें n है वो एक सब ग्रुप था, ठीक है, g जो था वो एक ग्रुप था। अब n के पास जो कोसेट्स हैं, अगर कोसेट्स की बात की जाए, जैसे ये इधर लिखा हुआ है a और b बेसिकली आपके पास कोसेट्स हैं, ठीक है, और जो हैं कोसेट वो हैं g के, n के साथ जो a और b लगे हैं वो बेसिकली कोसेट हैं और वो हैं g के, ठीक है। तो इस चीज़ को वो क्या कह रहा है, आपके पास ये वाली चीज़ जो जनरल फॉर्म है वो रिप्रेजेंट करेगी फैक्टर ग्रुप को। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम इजीएस्ट वे में कैसे समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वाली चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म बेसिकली क्या है और हम इसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, सबसे पहले उस चीज़ को देख लेते हैं। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के अंदर मॉर्फिज्म ये चेक करता है कि इसमें कितना लॉस हो रहा है, इस मॉर्फिज्म में कितना लॉस हो रहा है, और इसके जो कोशेंट ग्रुप हैं जैसे है g/कर्नल फाई को बनाने के लिए उसकी मदद करता है। दो चीज़ें हमने पढ़ी कि होमोमॉर्फिज्म में
दो चीज़ें चेक की जाती है कि मॉर्फिज्म के अंदर कितना लॉस हुआ और जी ओवर केनाल मॉर्फिज्म जो है ना वो बनाने में उसने हेल्प की। तीसरी चीज़ आ जाती है, अगर हम उसकी जनरल फॉर्म को देखें तो जी जो है वो बेसिकली हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अगर बात करें फाई की, ठीक है, जैसे ये है जिसे एम्पटी भी बोलते हैं हम, ये एक इंजेक्टिव है जो 1 to 1 मॉर्फिज्म होता है। मुझे उम्मीद है ये वाली चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, स्टेट दी फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की बात की जाए, यही अभी हम प्रीवियस भी पढ़ के आए हैं, केर्नल होमोमॉर्फिज्म वही चीज़ है। अब दूसरी चीज़ है हमारे पास इमेज आई एम बेसिकली इमेज है और साथ ये फाई है। अब कहता है केर्नल जो है जिसे CAER जो है ना वो केर्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है और फाई के, और IM जो है ना वो इमेज है फाई की। ये दोनों बेसिकली आपस में पैरेलल होते हैं। तो फर्स्ट स्टेट थ्योरम जो है ना आइसोमेरिज्म की वो यही थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, शो दी Z into G इज ए नॉर्मल एंड एन ओबिलियन सब ग्रुप ऑफ G। तो कहता है आपने यही चीज़ शो करनी है, लेकिन अगर उससे पहले आपको पता होना चाहिए सब ग्रुप क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करें सब ग्रुप की तो उसके अंदर जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कोलेयर प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है, एसोसिएटिव है, मतलब ऐसी और प्रॉपर्टीज़ अगर उसके अंदर होल्ड करती हैं तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं सब ग्रुप। तो सब ग्रुप का आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। अब है नॉर्मल और ओबिलियन में क्या फ़र्क होता है। अगर हम ओबिलियन की बात करें, ठीक है, और कहते हैं ओबिलियन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ अगर तबादला कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सब ग्रुप की थी कि जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हूँ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सब ग्रुप। अब ओबिलियन की अगर हम बात कर रहे थे तो कह रहा है उसका हर एक जो एलिमेंट है वो जी के अंदर से बिलोंग करे, मतलब जी के साथ तबादला कर ले, तो हम ऐसे ग्रुप को बोलते हैं ओबिलियन ग्रुप। लेकिन उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल सब ग्रुप क्या है। तो कहता है जो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है जैसे Z है, वो एक Z into G जो है वो नॉर्मल है, लेकिन वो सारे के सारे एलिमेंट जो G के हैं उनके साथ डायरेक्ट तबादला नहीं करा, ठीक है। तो ये होता है एक नॉर्मल सब ग्रुप की जो मेन पहचान होती है, जो मेन कंसेप्ट है वो यही है। मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट, दोनों कंसेप्ट की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिफाइन कॉलोनियल होमोमॉर्फिज्म। ये बेसिकली होता क्या है, कहता है ये एक नेचुरल मैपिंग होती है ग्रुप जी के साथ, ठीक है, और इसके अंदर कोशेंट ग्रुप जिसे आप फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं वो भी होता है, जबकि एन जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म पे चले जाएं तो कह रहा है एज फैक्टर ग्रुप जैसे है जी ओवर एन जो है वो साइक्लिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके साथ एक कोसेट लगा होता है जी एन का। और इसके बाद जो है हमारा एक साइक्लिक ग्रुप जैसे जी है उसका जनरेटर जो है जनरेटर की तरह है, और फैक्टर ग्रुप जो है साइक्लिक ग्रुप की साखत को अपनाता है। यही था हमारे पास क्लोनिकल होमोमॉर्फिज्म। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है हमारे पास, डिफाइंड कम्यूटेटर सब ग्रुप क्या है। कम्यूटेटर सब ग्रुप के अंदर सबसे पहले हम इस चीज़ को ड्राइव्ड सब ग्रुप भी कहते हैं, जो डिनोट करता है जी इंटू जी को, ठीक है। इसको में एक जी के ऊपर स्लैश भी यूज़ होती है, ठीक है। स्लैश का मतलब है कि उसे जनरेट किया गया है, ठीक है। जब हम किसी ग्रुप से सब ग्रुप को जनरेट कर लेते हैं तो उसके ऊपर स्लैश का जो है ना वो मार्क यूज़ करते हैं। उसके बाद है अगर हम बात करें कि जो कम्यूटेटर के जो सारे एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लिख सकते हैं, जैसे है हमारे पास जी है तो इसका जो हम जनरेट करेंगे वो होगा इन्वर्स में। इसी तरह एज का जो जनरेट किया गया एलिमेंट है ग्रुप है वो है जी इन्वर्स।
अब कहता है जो हम जनरेट कर लेते हैं वो भी बेसिकली आपके ग्रुप के अंदर से ही लाई करता है, उसी को बिलोंग करता है। अब कहता है कम्यूटेटर सब ग्रुप जो है ना वो मेजर करते हैं, कम्यूटेटर सब ग्रुप जो है ना वो मेजर करता है कि कैसे एक नॉन अबिलियन ग्रुप जो है ना वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक की था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ साइक्लिक ग्रुप G ऑफ Z4 और Z6 विच इज़ जनरेट बाय 0 1। कह रहा है आपने नए एलिमेंट्स को जनरेट करना है, नए एलिमेंट्स बनाने हैं साइक्लिक ग्रुप के G के। तो हम इसमें से जनरेट कैसे करते हैं उस चीज़ को देखो। जो उसने आपको गिवन दिया है वो है 0 1। अगर हम 2 पे जनरेट करेंगे तो आएगा 0 2, 3 पे जनरेट करेंगे 0 3, 4 पे करेंगे, इसी तरह ये चलता रहेगा 6 तक। ठीक है, अगर उसने जो हमें हाईएस्ट अमाउंट दी थी वो थी 6 तक, तो हमने जो जनरेट किए इनसे एक नए एलिमेंट एज के लिए वो आए थे 0 0, 0 2, 0 3, 0 4 और 0 5। यहाँ तक कि था हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। मुझे उम्मीद है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा अच्छे से करके जाइएगा। मैंने आपको पहले ओवरऑल हाईलाइट नहीं किया, लेकिन इस चीज़ को करके जाइएगा। शॉर्ट क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है वो अक्सर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस चीज़ को भी अच्छे से करके जाइएगा। अब इसमें है कह रहा है आपने शो करना है कि जो फैक्टर ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। अच्छा, इसमें अगर आंसर की तरफ आ जाए तो कह रहा है कि आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है G का। ठीक है, साइक्लिक की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की होती है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा। अब कह रहा है एक नॉर्मल ग्रुप सब ग्रुप भी है N G का। अब इसके बाद अगर हम बात करें एक फैक्टर ग्रुप भी है जिसे G/N है, और इसके कोसेट भी हैं, जैसे N के साथ कुछ नंबर्स आ जाते हैं जैसे B, जैसे आपने प्रीवियस पढ़ा है। अब इसमें ये है कि G एक साइक्लिक है, उसके रीज़न क्या थी कि उसका हर एक एलिमेंट जैसे G/N है जो फैक्टर ग्रुप है, उसको हम लिख सकते हैं G की पावर K साथ N। अब G जब साथ लिखा जाता है इसको कोसेट भी रीड किया जाता है फॉर सम इंटीजर्स K के साथ। अब इसके अंदर जो मैपिंग होती है वो होमोमॉर्फिज्म की तरह ही होती है, और Gn हमें पता है एक साइक्लिक है। तो सीधी सी बात है, जब जितने भी साइक्लिक मतलब फैक्टर ग्रुप के अंदर जो साइक्लिक होगा उससे जो भी जनरेट होगा ज़ाहिर सी बात है वो भी साइक्लिक ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि फैक्टर ग्रुप अगर साइक्लिक है तो हमारे जनरेट करने वाले नए जो ग्रुप्स आएंगे वो भी साइक्लिक ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे है कह रहा है आपने फैक्टर्स को कंप्यूट करना है, जैसे G4 क्रॉस है G6 के, और फैक्टर जो है ना वो आपने 0 और 1 पे लेने हैं। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी किया है, लेकिन इसको अब साइक्लिक के लिहाज से पूछ रहा है कि साइक्लिक के साथ आप बताएं। तो ये सेम उसी तरह का होगा, लेकिन थोड़ा सा है इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। यहाँ तक तो आपका प्रीवियस मेथड ही रिपीट हुआ है। अब इसमें चेंजिंग क्या आती है, ये बेसिकली आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, इस चीज़ को ज़रा अच्छे से करके जाइएगा। चेंजिंग करते हुए जो है ना वो साइन नहीं आए, लेकिन आपने याद रखना है यहाँ है G4 और साथ है G6। अब कह रहे हैं अगर हम बात करें दोनों को 4 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, और इनके इससे मतलब 0 और 1 से जो ग्रुप्स जनरेट हुए थे वो टोटल हुए थे हमारे पास 6। अगर दोनों को डिवाइड करें हैं तो हमारा जो है ना वो आंसर आ रहा है 4। अगर अब बात की जाए कोसेट्स की, कोसेट्स कैसे निकालते हैं, जैसे है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल था 0 0, इसको अब आपने उस साइक्लिक के साथ भी जो है ना वो मल्टीप्लाई करना है। ये जो साइक्लिक सब ग्रुप था जैसे है 0 और 1 जो आपको उसने क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया था, अब हर एक एलिमेंट के साथ जो है ना आप मल्टीप्लाई करें, सिंपल सा, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। यहाँ तक कि था हमारा आज का टॉपिक, आज का पार्ट नंबर 1। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं और अपने सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।